मैं भूतों पर विश्वास नहीं करता, कम से कम तब तक नहीं जब तक कि मैंने खुद अपनी आंखों से वो सब नहीं देखा। दिल्ली के उस वीरान और शापित मालजा महल में मेरी ये कहानी सिर्फ एक डरावनी कल्पना नहीं, बल्कि मेरे जीवन का वो काला अध्याय है जिसने मुझे अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया। ये कहानी है एक ऐसे घर की जहां सिर्फ दीवारें नहीं थे, बल्कि सदियों का दर्द, एक शाही परिवार का अभिशाप और एक आत्मा का इंतजार भी था। मेरा नाम अर्जुन है और मैं हमेशा से इतिहास और पुरानी इमारतों में रुचि रखता था। मेरे पिताजी एक इतिहासकार थे और उनका बार बार तबादला होता रहता था। इसी वजह से हमारा बचपन कई शहरों और काल्पनिक ऐतिहासिक जगहों के पास बीता। हर नए शहर के साथ एक नई कहानी होती थी, लेकिन कुछ कहानियां इतनी डरावनी होती थीं कि वो आपकी रूह कपा दें। ये बात है साल 2015 की, जब मेरे पिताजी का तबादला दिल्ली हुआ। दिल्ली जो अपने इतिहास और स्मारकों के लिए जानी जाती है, मेरे लिए एक रोमांचक जगह थी। पिताजी एक शोध परियोजना पर काम कर रहे थे, जिसके लिए उन्हें दिल्ली के पुराने और ऐतिहासिक जगहों के पास रहना था। शहर के केंद्र से थोड़ी दूर रिस क्षेत्र के घने जंगल में हमें एक अजीबोगरीब हवेली किराए पर मिली। ये हवेली, जिसे स्थानीय लोग मालजा महल कहते थे, लगभग 700 साल पुरानी थी, जो तुगलक काल की बताई जाती थी। इसकी ऊंची दीवारें, टूटे हुए मेहराब और चारों ओर फैली वीरान की किसी हॉरर फिल्म के सेट की जैसे लगते थे। हवेली के मालिक ने हमें बताया कि ये जगह कई सालों से खाली पड़ी थी और इसमें कोई नहीं रहता था। उन्होंने हमें ये भी बताया कि ये कभी अवध के शाही परिवार के बेगम विलायत महल और उनके बच्चों का घर हुआ करता था, जिन्होंने यहाँ दशकों तक एकांत में जीवन बिताया और आखिरकार यही उनकी मौत भी हुई। मालिक ने हमें चेतावनी दी कि ये जगह थोड़ी अलग है, लेकिन पिताजी, जो इतिहास के प्रति जुनूनी थे, उन्होंने इसे बेहतरीन अक्सर माना। माँ थोड़ी झिझक रहे थे। उन्हें इस जगह की वीरानगी और अजीब सी शांति पसंद नहीं आ रहे थे, लेकिन पिताजी के उत्साह के आगे उनकी एक ना चली। हमने हवेली में कदम रखा। अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जबकि बाहर दिल्ली की चिलचिलाती गर्मी थी। हवेली में पुरानी मिट्टी और सड़ी हुई लकड़ी की गंध थी और हवा में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे समय यहाँ रुक गया हो। पहले कुछ दिन सब सामान्य था। हम सामान जमा रहे थे, कमरों को साफ कर रहे थे, लेकिन हर कोने में एक अजीब सी खामोशी थी जो चीखती हुई महसूस होती थी। धीरे धीरे मालजा महल में अजीबोगरीब चीजें होने लगी। शुरुआत में ये इतनी मामूली थे कि हम उन्हें नजरअंदाज कर देते थे या कोई तर्क दे देते थे। रात में जब सो जाते तो मुझे अक्सर गलियारे से फुसफुसाहट की आवाज़ें सुनाई देती थी। ऐसा लगता था जैसे कोई धीमी आवाज़ में बात कर रहा हो, लेकिन जब मैं ध्यान से सुनता तो आवाज़ें बंद हो जाती। कभी कभी रसोई में बर्तनों के खड़कने की आवाज़ें आती, जैसे कोई कुछ बना रहा हो, लेकिन जब मैं वहां जाता तो सब शांत होता। एक रात मैं अपनी किताब पढ़ रहा था। रात के लगभग 2 बजे होंगे। अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला
और बंद हो गया। मैंने सोचा हवा का झोंका होगा, लेकिन खिड़की तो बंद थी। मैंने उठकर दरवाज़ा बंद किया और वापस बिस्तर पर आ गया। कुछ ही देर में दरवाज़ा फिर से खुला और बंद हुआ। इस बार मैंने दरवाजे की ओर देखा और मुझे लगा कि किसी की परछाई तेजी से गुजरी है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने हिम्मत करके दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। मैंने खुद को समझाया कि ये सिर्फ मेरी कल्पना है। अगले दिन मैंने माँ को बताया। माँ ने कहा, बेटा ये पुरानी हवेली है, हवा चलती होगी या चूहे होंगे। पिताजी ने भी इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी घर कर गई थी। मुझे याद था कि मालिक ने हमें बताया था कि बेगम विलायत महल ने यहाँ आत्महत्या की थी और उनके बच्चे भी यहीं मरे थे। क्या उनकी आत्माएं अभी भी भटक रही थी? कुछ दिनों बाद चीज़ें और ज़्यादा साफ होने लगी। एक दोपहर मैं अपनी मेज़ पर बैठा होमवर्क कर रहा था। मेरे पेंसिल मेज के किनारे पर रखे थे। अचानक पेंसिल अपने आप ही मेज पर गिर गए। मैंने उसे उठाया और वापस रख दिया। कुछ ही सेकंड में पेंसिल फिर से गिरी। इस बार मैंने देखा जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे धक्का दिया हो। मैं डर गया। रात में सबसे ज्यादा अजीब चीजें होती थी। कभी कभी जब हम रात का खाना खा रहे होते थे तो डाइनिंग रूम में रखे पुरानी घड़ी की पेंडुलम अपने आप ही तेजी से हिलने लगती थी, जबकि उसे हिलना नहीं चाहिए था। एक बार मैंने अपनी घड़ी को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वो एकदम सही थे। एक और घटना जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया वो तब हुई जब मैं अपने कमरे में सो रहा था। आधी रात को मुझे लगा कि कोई मेरे पैर खींच रहा है। मैं हड़बड़ा कर उठा और देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरे पैर अभी भी ठंडे और सुन्न थे, जैसे किसी ने उन्हें कस कर पकड़ा हो। मैंने डर के मारे पूरी रात लाइट जलाकर रखी। मुझे लगा जैसे कोई मेरे बिस्तर के पास खड़ा मुझे घूर रहा हो। माँ ने भी अब इन अजीब चीज़ों पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। उन्हें अक्सर लगता था कि कोई उनके पीछे चल रहा है या कोई उन्हें बुला रहा है, जबकि घर में हम 3 ही होते थे। उन्होंने बताया कि उन्हें कई बार एक पुरानी फीकी परफ्यूम की गंध आती थी जो कुछ ही देर में गायब हो जाती थी। पिताजी अभी भी इन बातों को मजाक में उड़ा देते थे, लेकिन उनके चेहरे पर भी अब चिंता की लकीरें उभरने लगी थी। एक दिन पिताजी की किताब उनके हाथ से गिर गई, जबकि उन्होंने कसकर पकड़ा हुआ था। उन्होंने कहा, लगता है यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मालचा महल में रहते हुए हमें लगभग 4 महीने हो गए थे। अब रातें और ज्यादा डरावनी होने लगी थे। रात 3 बजे के आसपास मुझे अक्सर गलियारे में किसी के चलने की भारी आवाज सुनाई देती थी। ये आवाज किसी बूढ़े आदमी के लड़खड़ाते कदमों जैसी नहीं थी, बल्कि किसी भारी चीज को घसीटने जैसी थी, जो धीरे धीरे मेरे कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। मैं अपनी आंखें बंद करके पड़ा रहता था, प्रार्थना करता था कि ये सब बंद हो जाए। एक रात आवाजें और ज्यादा तेज हो गई। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे दरवाजे के ठीक बाहर खड़ा हो। मैंने अपनी सांसें रोक ली। तभी दरवाजे पर एक धीमी लेकिन स्पष्ट खटखटाहट हुई। 1 2 3 बार मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने हिम्मत करके पूछा,
कौन है? कोई जवाब नहीं आया। फिर से खटखटाहट हुई। इस बार आवाज थोड़ी तेज थी। मैंने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। अगले दिन सुबह मैंने पिताजी को सब बताया। इस बार पिताजी थोड़े परेशान दिखे। उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, आज रात हम सब एक साथ सोएंगे। उस रात हम तीनों एक कमरे में सोए। रात 3 बजे के आसपास वही कदमों की आवाजें सुनाई दी। हम तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। आवाजें दरवाजे के पास आकर रुक गई। फिर वही खटखटाहट हुई, 1 2 3 बार। इस बार खटखटाहट इतनी जोरदार थी कि दरवाजा हिल गया। माँ ने डर के मारे मेरी बाह कस कर पकड़ ली। पिताजी ने हिम्मत करके पूछा, कौन है माँ? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन दरवाजे के हैंडल पर एक अजीब सी खटखटाहट हुई, जैसे कोई उसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। तभी हमें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और कमरे का तापमान अचानक गिर गया। हमें लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारे बीच से गुजरी हो। हमने पूरी रात जाग कर बिताई। सुबह होते ही पिताजी ने मालचा महल के इतिहास पर और शोध करना शुरू किया। उन्होंने कई पुरानी किताबें और रिकॉर्ड खंगाले। जो जानकारी मिली वो हमारे रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। बेगम विलायत महल ने अपने कुत्तों के साथ महल में खुद को बंद कर लिया था और जब सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो उन्होंने अपने सोने के पाउडर का सेवन करके आत्महत्या कर ली थी। उनके बच्चे ने भी बाद में आत्महत्या कर ली थी। स्थानीय लोग बताते थे कि उनकी आत्माएं आज भी महल में भटकती हैं, खासकर बेगम की आत्मा, जो अपने खोए हुए सम्मान और अकेलेपन के कारण अशांत है। ये सब सुनकर हम सुन्न रह गए। अब हमें समझ आ गया कि ये सब क्या हो रहा था। वो फुसफुसाहट, वो कदमों की आवाज, वो अदृश्य हाथ, पैरों का खींचना, ये सब बेगम विलायत महल और उनके परिवार की अशांत आत्माएं कर रहे थे। हमने तुरंत मालचा महल खाली करने का फैसला किया। सामान पैक करते समय एक और अजीब घटना हुई। मैं अपने कमरे में था और अचानक मुझे लगा कि कोई मेरे कंधे पर हाथ रख रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन मेरे कंधे पर एक अजीब सी ठंडक और दबाव महसूस हुई। तभी मुझे एक धीमी उदास आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, मेरा महल, मुझे अकेले मत छोड़ो। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं चीखता हुआ कमरे से बाहर भागा। पिताजी और माँ ने मुझे संभाला। हमने बिना देर किए मालचा महल छोड़ दिया। हमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज भी जब मैं उस मालचा महल के बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे नहीं पता कि बेगम विलायत महल और उनके परिवार के आत्माओं को शांति मिली या नहीं, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि कुछ जगह सिर्फ ईंट और पत्थरों से नहीं बनी होती, बल्कि उनमें ऐसी कुछ कहानियाँ भी दफन होती हैं जो कभी ख़त्म नहीं होती। मैंने उस दिन से भूतों पर विश्वास करना शुरू कर दिया और मैं आज भी कभी कभी रात के 3 बजे अपने दरवाजे पर होने वाली उस खटखटाहट को महसूस कर पाता हूँ, जैसे वो अशांत आत्मा आज भी मुझे बुला रही हो। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। युवा शोधकर्ता रोहन ने पुराने रीति रिवाजों और स्थानीय लोक कथाओं पर अपने अध्ययन के लिए
एक दूर दराज के गांव का सफर किया। गांव से कुछ ही दूरी पर स्थित एक खंडर जैसी पुरानी हवेली ने उसे अस्थायी निवास के लिए आकर्षित किया। गांव के निवासियों ने उसे उस हवेली से दूर रहने की चेतावनी दी थी। उनका दृढ़ विश्वास था कि वो एक अदृश्य और अशुभ शक्ति के प्रभाव में है। वो फुसफुसाते थे कि रात की गहराइयों में वहां से डरावनी आवाजें आती हैं और जिसने भी वहां रात गुजारी वो कभी भी अपने पुराने स्वरूप में नहीं लौटा। रोहन एक पक्के तर्कवादी होने की वजह से उनकी चेतावनियों को सिर्फ अंधविश्वास मानकर हंस देता और अपने शोध के नोट्स में खोया रहता। हवेली की जर्जर स्थिति के बावजूद रोहन को उसमें एक रहस्यमय आकर्षण महसूस हुआ। विशाल कमरा, समय और धूल की परतों से ढके फर्नीचर्स और हवा में खुली एक अजीब सी सीलन भरी गंध, हर चीज उसे अपने शोध के लिए प्रेरित कर रहे थे। शुरुआती कुछ रातें शांति से गुजरें, लेकिन चौथी रात से उसे कुछ असामान्य अनुभव होने लगा। रात के गहरे सन्नाटे में उसे अपने कमरे के ठीक बाहर से हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। पहले तो उसने सोचा कि यह हवा का झोंका होगा और शायद पास के घने जंगल से आने वाली कोई आवाज। उसने खिड़की खोली, लेकिन बाहर सिर्फ काली रात और पेड़ों की पत्तियों की मंद सरसराहट थी। वो फुसफुसाहटें धीरे धीरे और स्पष्ट होती गईं, मानो कोई अदृश्य उपस्थिति उसके दरवाजे के ठीक बाहर खड़ी होकर धीमी आवाज में बातें कर रही हो। एक रात जब वो अपनी किताब में खोया हुआ था, उसे अचानक अपनी पीठ के पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। एक ठंडी और बर्फीली सांस उसके गर्दन को छू कर निकल गई। उसने तेजी से मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। हवा में एक असहनीय भारीपन घुल गया था और सीलन की गंध अब और भी तीखी हो गई थी। उसके दिल की धड़कनें बेतहाशा तेज हो गई। फिर भी उसने खुद को दिलासा देने की कोशिश की, इसे थकान या मात्र एक कल्पना का परिणाम मानकर। अगले दिन जब सूरज उगा, रोहन ने हवेली के हर कोने की ओर गहनता से जांच पड़ताल शुरू कर दी। हवेली के पिछले हिस्से में एक ऐसा कमरा था जिसे गांव वालों ने कभी ना खोलने की सख्त हिदायत दी थी। उसके दरवाजे पर एक प्राचीन जंग लगा ताला लटका था, जिसे खोलने के उसके सभी प्रयास व्यर्थ रहे। ताला अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला। शाम ढलते ही हवा में एक विकट सड़ी हुई बदबू फैल गई, मानो कोई चीज अंदर ही अंदर गल रही हो। उस रात उसने अपने कमरे का दरवाज़ा भीतर से कुंडी लगाकर बंद कर लिया। फिर भी अजीबोगरीब और परेशान करने वाली आवाज़ें लगातार उसे सुनाई देती रहीं। जैसे जैसे रात अपने चरम पर पहुंचती गई, वो आवाज़ें और भी साफ होती गईं। वो अब मात्र फुसफुसाहटें नहीं, बल्कि चीखों और कराहों में बदल चुके थे, जो किसी दूर दराज कुएं से आती हुई महसूस हो रहे थे। रोहन का डर अब उसकी रीढ़ की हड्डी तक महसूस किया जा सकता था। उसने कांपते हाथों से अपनी टॉर्च उठाई और पूरी हिम्मत जुटाकर अपने कमरे से बाहर कदम रखा। बारामदा घने अंधेरे में डूबा था, जहां उसकी टॉर्च की पतली रोशनी ही एकमात्र सहारा थे। वो उन डरावनी आवाज़ों का पीछा करते हुए हवेली के पिछले हिस्से की ओर बढ़ने लगा, ठीक उसी बंद कमरे की दिशा में। जैसे ही वो उस बंद कमरे के करीब पहुंचा, भीतर से एक दर्दनाक कराहने की आवाज़ आई,
हैरान करने वाली बात यह थी कि दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था, जबकि रोहन को याद था कि उस पर जंग लगा ताला लगा था। ये देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने कांपते हाथों से दरवाजे को थोड़ा और धक्का दिया। भीतर गहरा अंधकार पसरा हुआ था और सड़ी हुई मांस की बदबू इतनी तेज थी कि सांस लेना भी दुश्वार हो रहा था। उसकी टॉर्च की रोशनी में उसने फर्श पर सूखे हुए गहरे रंग के धब्बे देखे जो खून जैसे लग रहे थे। कोने में छत से एक पुरानी घिसी हुई रस्सी लटक रही थी। अचानक एक काली धुंधली छाया उसकी आंखों के सामने से तेजी से गुजर गई। वो इतनी तेज थी कि रोहन को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। बस एक पल के लिए उसे लगा कि वो एक स्त्री की आकृति थी। कमरे की हवा अचानक बर्फ सी ठंडी और असहनीय रूप में भारी हो गई। उसने महसूस किया जैसे कोई अदृश्य बल उसे पीछे की ओर धक्का दे रहा हो। डर के मारे उसकी चीख निकल गई जो कमरे की दीवारों में गूंज उठी। बिना एक पल सोचे वो तेजी से पीछे मुड़ा और अपनी जान बचाने के लिए हवेली से बाहर की ओर भागा। वो जितनी तेज दौड़ सकता था दौड़ा, कभी पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। रोहन ने वो पूरी रात गांव के बाहर एक घने पुराने पेड़ के नीचे भयभीत अवस्था में बिताई। सुबह होते ही वो बिना एक पल रुके जितनी जल्दी हो सके उस गांव से मीलों दूर भाग गया। उसने फिर कभी उस भयानक हवेली या उस गांव के बारे में जानने की बात नहीं की। उसका शोध भले ही अधूरा रह गया, लेकिन उसे एक ऐसा अनुभव मिला जो उसे हमेशा के लिए बदल दिया। उस दिन के बाद रोहन रात के अंधेरे में आतंकित रहने लगा और हर फुसफुसाहट उसे उस हवेली की भयावह रात की याद दिलाती थी। गांव वाले सहित है उस हवेली में एक आत्मा कैद थी, एक ऐसी स्त्री की आत्मा जिसने वहीं अपनी जिंदगी खत्म की थी और अब वो हमेशा के लिए उस शापित जगह पर भटकती रहेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।